Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News Monday to Friday. Live होते हैं हम यहाँ 9 से 11 बजे और मैं नादिया खान, ज़ुहैब हसन, नाम तो सुने होंगे आपने। हंसते मुस्कुराते आपके सामने आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये कैसे भी मामला चल रहे हो, लेकिन हमने हंसते मुस्कुराते हुए आपको जो है वेलकम करना है, सुबह बखैर कहना है, बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए उन मुल्कों में नादिया बड़ा मुश्किल होती है। मैंने देखा है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या फिर जहाँ मईशत सफर कर रही होती है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार सामने वाला बहुत ही स्माइल देगा आपको, यार उसके पता नहीं क्या हालात वाक़यात हैं, पता नहीं उसे तनख्वाह मिली है या नहीं मिली। नॉर्मली भी जो हमने रोड पे कभी देखते हैं गुस्सा, रेज, आपका एग्रेशन, वो यही कि जी जहन में क्या चल रहा है, जहन में क्या चल रहा है, मुआशी मसाइल बिल्कुल ऐसे ही है। एक आदमी है जो कि अपने घर वालों के अखराजात नहीं पूरा कर पा रहा टाइम पे, वो नहीं उसको सैलरीज मिल रही हैं, बिल्स नहीं पे हो रहे हैं, चीजें महंगाई बढ़ रही है, फिर घर में चक, तो फिर गुस्सा भी क्या होता है कि फिर आप रोड पे भी निकालते हैं। अच्छा, थोड़ा लेट गो कर दिया करें। ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि कभी अगर ऐसा हो ना कि रोड पे आप देखें या कोई बुरी तरीके से आपसे बात कर ले, तो आप जरा लेट गो कर दिया करें, समझ जाया करें कि यार हो सकता है कि ये मुश्किलात का शिकार आदमी है, इस वजह से जरा ऐसा कर रहा है। और फिर ऐसे में किसी का टॉलरेंस थोड़ा सा सॉफ्ट अगर जुमले अगर आप सुनते हैं ना, मुस्कुराहट, तो मूड अच्छा हो जाता है। मसले जो है ना वो तो चलते रहेंगे, लेकिन ये कि थोड़ी सी आपने हिम्मत ज्यादा आ जाती है, आप पॉजिटिव तरीके से फिर आप चीजों को देखते हैं। तो यस, गिव समवन अ स्माइल और टॉक टू देम नाइसली। यार क्या हो गया, क्यों उससे में भाई साहब थोड़ा सा आप कर देंगे तो वो सारे हो सकता है वो एक लम्हे के लिए भूल जाए अपने मसाइल। लेकिन मुझे बताएं, क्या उस दिन आप अकेले आपने शो कर लिया, वो वायरल भी हो गया, क्या हुआ था वो? हाँ, अभी वही बात कर रहे थे कि ये कब हुआ। मैंने कहा जब आप नहीं थे। ये अच्छा किया आपने, अच्छा नहीं किया आपने। बिल्कुल। और जब हम एंटरटेनमेंट के सेगमेंट होते हैं ना, वो हमारे जरूर वायरल होते हैं, पता नहीं ईमान से, कोई इंटेंशनल नहीं है, हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। आलिया जब शो पे आई थी, वो चीज आजकल बहुत डिस्कस की जा रही है। हमने कहा आलिया दोबारा शो पे आए तो ताकि फिर हम उनसे ज़ुहैब की ये बहुत इसरार है। ठीक है। अच्छा, तो आज का शो भी बड़ा हमारे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज भाई शुरू होने वाली है, उसकी हमने बात करनी है। लेकिन आईसीसी की तरफ से ये खबर आ गई कि मुस्तफिजुर रहमान ने जो कहा था ना, अच्छा ये खबर एक चाहिए कि हमारी जो PSL है उसमें मुस्तफिजुर रहमान अब शिरकत करेंगे, मुझे उन्होंने मना किया था IPL। ठीक है। और दूसरी खबर यह है कि आईसीसी ने बांग्लादेश को कह दिया अगर आप नहीं आना ना आए, आपके पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे वेन्यू चेंज कर दे आपका, इंडिया में खेलना है तो खेलो वरना पॉइंट्स नहीं मिलेगा। अच्छा, तो यानी उनकी बात रिजेक्ट होगी। आईसीसी इंडियन कुछ नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, लेकिन है ऐसे ही नेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंडियन क्रिकेट काउंसिल डिजोरे डिफेक्टो का मसला है। आए देखिए, वो तो यही समझ रहे हैं और लग भी कुछ ऐसा ही रहा है। इंटरनेशनल तो अब मामलात नहीं, इंडियन मामलात ज्यादा। चले, तो ये आज के शो में बहुत कुछ है हमारे पास। नादरा से मुतालिक भी इस्लाहात की हम बात करेंगे और कुछ ड्रामा की भी बात होगी, एक्टर भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं, हमें कहा जा रहा है कि जल्दी से हमें अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ा, जो कि बड़ा सीरियस है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने खित्ते की सूरत हाल पर इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका कहना है कि दहशतगर्दों का एक ही बाप है, वो है अफगान तालिबान, और दाइश, अलकायदा, TTP, फितना अल खवारिज, इनकी कोई कौमियत इंसानियत नहीं है। BLA को भी गठजोड़ है, वही बता रहे हैं, फितना अल खवारिज भी है, फितना अल हिंद भी है, और इसके साथ साथ ये BLA की कार्रवाइयां जो है मुश्तरका तौर पर चल रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किसी की सियासत और ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है, और जो वज़ीर आज़म कहते थे कि मैं बेख्तियार हूँ, वो बिल्कुल बाइख्तियार वज़ीर आज़म थे, उनके अपने फैसले थे। वो इस कॉन्टेस्ट में बात कर रहे थे कि जो अफगानिस्तान के साथ जो मामला हमारी चल रहा है, तो उसमें उन्होंने कहा कि जब वो वज़ीर आज़म थे, यानी बानी PTI वज़ीर आज़म थे, तो वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म थे, किसी के कहने पे वो ये काम नहीं कर रहे थे जो भी कर रहे थे। तो ये सारे मामला हम डिस्कस करेंगे, और कितना सिक्योरिटी से मुतालिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी थी लोगों को बताना, इंतहाई अहमियत की बहुत डिटेल थी और बहुत ही उसमें एक्सक्लूसिव जो थे, उसमें जो एंकर्स वगैरह को, न्यूज़ एंकर्स को बुलाया गया था और बहुत डिटेल से बातें बताई गई। सवाल जवाब भी बड़े इंटरेस्टिंग थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें राइज एंड शाइन पर। मुझे कहेगा कि ये जो दहशतगर्दों का नेक्सस बाकायदा खुल के वाज़े तौर पर, तफसीली तौर पर बयान किया DG ISPR ने, लेकिन इसमें फिर वहीं जाके तशवीश की लहर दौड़ी कि ये जो KPK है, यहाँ सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, और इसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल विल नजर नहीं आ रही है, विफाक के साथ मिलके वो ऑपरेशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है KPK। तो ये बड़ा एक अलार्मिंग बात उन्होंने बताई। जी हाँ, बिल्कुल, ये 3 अहम उसके पॉइंट्स थे जो उन्होंने हाईलाइट किए, और उसमें पहला यही था कि अफगानिस्तान से लगातार स्पॉन्सरशिप हो रही है, और तालिबान रेजीम जो है वो उसकी अंडर बेनाइन गेज ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं
और उसमें हर तरह का नॉन स्टेट एक्टर है, खासतौर पर टीटीपी जो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। और केपी में बदकिस्मती से एक ऐसी हुकूमत है जो बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी से रुगरानी कर रही है और वो इसको ऑपरेशन के खिलाफ बात करते हैं। वेराज सबको मालूम है कि वहाँ पे एक टेरर और क्राइम का जो नेटवर्क है वो मुतहर्रिक है। और तीरा में एग्जाम्पल दी उन्होंने कि लोग तैयार हैं कि आए और हमें आप सेफली हमें स्पेस दें ताकि उसके बाद ऑपरेशन हो और हमारा इलाका इन एलिमेंट से साफ हो सके। मगर उसके बावजूद वो हुकूमत चूंकि उसके अपने सियासी मुफादात हैं, बदकिस्मती से पॉलिटिक्स और क्राइम का एक ऐसा नेटवर्क बन चुका है कि जो दहशतगर्द हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनको फिर जो पॉलिसी मेकिंग की बारी आती है तो वहाँ पे अपोज करते हैं ऐसे ऑपरेशन जिस पे उनके मफादात पे जख्म पहुँचती है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें एज अ होल ऑफ द नेशन अप्रोच के साथ देखना पड़ेगा। उन्होंने ये भी एग्जांपल दी कि बलूचिस्तान की तरफ देखिए जहाँ पे ऑपरेशन ज्यादा हुए और इंसिडेंट्स कम हुए और उसके बाद नॉन काइनेटिक जो है डेवलपमेंट वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं जो फहाल हैं इस वक्त और 1 अरब पर डिस्ट्रिक्ट मिला है क्योंकि वहाँ पे महरूमियाँ जो लोगों की हैं उसका इजाला डिस्ट्रिक्ट सतह पे किया जाए और उसके समरात सामने आना शुरू हो गए। तो जहाँ पे विल हो वहाँ पे ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है वो कॉम्प्रिहेंसिवली लड़ी जा सकती है और जहाँ विल ना हो तो वहाँ ये मसाइल रहेंगे। मगर अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और दीगर पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन उनका जिक्र किया गया कि वो अपने काम में फोकस है और रिगार्डलेस ऑफ कोई अगर इसके खिलाफ है भी या नहीं है तो ऑपरेशन जारी है और बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं। उन्होंने 2 दहशतगर्द मारे गए फितनातुल ख्वारिज के और उस पे 1 शहादत पाकिस्तानियों ने दी। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है और इसका इदराक होना चाहिए सबको। जी ब्रिगेडियर साहब, ये जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी तवील थी, बहुत डिटेल थी, स्टैट्स थे, एनालिटिक्स थे, माजी में हमने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं देखी। तो अब ये जो माशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ और मतलब आम बंदे को भी समझ आती है, आम लोग शहरियों को समझ आती है कि क्या बात हो रही है, क्या मामला चल रहे हैं, तो इससे लोगों को क्या फ़ायदा है, जो हमारे मीडिया जर्नलिस्ट हैं उनको कैसे क्लैरिटी मिलती है और इंटरनेशनल मीडिया वो भी इसका क्या जो उसके उनके लिए क्या कैसे बेनिफिशियल है? जी, सबसे पहले तो ये एक क्लैरिटी आ जाती है क्योंकि पहले ये देखिए ना कितना इबाम फैलाया जाता था। अपनी अपनी बोली बोल रहे होते थे डिफरेंट जो एक्टर्स थे। कुछ लोग समझते थे कि ये गुड तालिबान हैं, कुछ समझते थे ये बैड हैं, कुछ समझते थे कि ये लोग सिर्फ भटके हुए हैं। मगर ये बड़ी क्लैरिटी के साथ अब उनको एज अ टारगेट वो आइडेंटिफाई किया गया और उनको मजहब की रूह से भी ये क्लैरिटी पहले मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखी क्योंकि स्टेट भी थोड़ा सा एम्बिवलेंस या इबाम का शिकार होती थी। तो इसमें ये है कि किसी को कोई शक नहीं रह जाना चाहिए। उन्होंने कुरानी आयात का हवाला दिया जिसमें जो अहले ख्वारिज होते हैं उनके खिलाफ हर जगह लड़ने का हुक्म है कुरान में। और अगर इतनी क्लैरिटी है तो फिर उसके बाद जब आपने थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लिया है तो आगे उसका रिस्पांस भी आसान हो जाता है। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे, बहुत समझ नहीं आता सच क्या है झूठ क्या है। दुश्मन जो है सोशल मीडिया को एज ए वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। और सर अफगानिस्तान के बारे में भी क्लैरिटी इसका मतलब आ गई है कि अफगान तालिबान वो जो वहाँ की हुकूमत है जिसको हुकूमत भी अब तो नहीं कह रहे हैं, तो क्या मतलब किसी जंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं? अफगानिस्तान के साथ मामलात ऐसे चल रहे हैं, मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है? ये मुज़ाकरात का तो उन्होंने बताया कि एक कंटिन्यूअल एंगेजमेंट इन द पास्ट रही है और फ्यूचर में भी रहेगी बिकॉज उससे मफद तो मुमकिन नहीं है। जो जैसी भी वो हुकूमत है उसको ये बावर करवाना है कि वो इंटरनेशनल कवानीन की पासदारी करे
क्योंकि अगर अपनी सरजमीन को वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने देंगे तो फिर हमें हद पहुंचता है हॉट परसूट में कि हम उन अनासर की तरफ जाएं, उन पे हमला करें जो बॉर्डर से ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारा रिस्पांस जो बैनुल अक़वामी कवानीन है उसके ऐन मुताबिक है, जिसमें 3 उसके होते हैं, उसूल होते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी होता है, एक उसकी नीड होता है, और तीसरा ये होता है कि आपने कोलैटरल डैमेज नहीं करना होता। तो वो असूल को अमल पैरा होते हुए बॉर्डर रीजन में अटैक किया गया है, ना कि उनके शहरों पे सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया जैसे कि हमारे खिलाफ हुआ था भारत की तरफ से। तो ये एक अहम चीज है। दूसरा, वो 225 उनके साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं, 836 मरतबा उनको डिमार्च दिया गया है। तो इंगेजमेंट उनके साथ हर सतह पे है। और बीएलए की इन्वॉल्वमेंट बता दें सर, वक्त हमारे पास कम है। बीएलए की इन्वॉल्वमेंट, ये कराची में ये जो बड़ी कार्रवाई रोकी गई 2000 के जी जी बिल्कुल। ये बीएलए में तो उन्होंने बड़ा क्लैरिटी से बताया ना कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है, उन्होंने बड़ी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी दिखाई है इस जंग में। उसकी वजह से उसके समरात सामने आना शुरू हो गए। इंटेलिजेंस वाली जो कामयाबियां हमें मिली हैं अभी ये कराची में, ये इसी वजह से है क्योंकि देखिए ये पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है क्राइम और टेरर नेटवर्क का, जिसको ये बाहर से इसकी डोरियां हिलाई जा रही हैं। भारत क्लियरली प्रॉक्सी वॉरफेयर कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, और उनके जो पैसा और जो लॉजिस्टिक जो चेन है उसको हमने अटैक किया है। और जो ये इतना बड़ा 2 टन बारूद पकड़ा गया है कराची में, ये इसी वजह से पकड़ा गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां ये एक्टिव थी। खुदा न खास्ता अगर वो कामयाब हो जाते तो 2 टन एक्सप्लोसिव क्या कर सकता है वो तस्वर ही उसका मुहाल है। बिल्कुल ऐसी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, और सारी सूरत आप सही कह रही हैं। बहुत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें डेटा पूरा एनालिसिस, और वो इसीलिए कि ताकि लोगों के ना जहन में कोई डाउट ना रह जाए। अच्छा, अगर नहीं भी करते लेकिन प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोग, इसका मतलब है कि लोग क्या सोचते हैं उनको मैटर करता है, हमारे फोर्सेस को मैटर करता है कि इनको मिसगाइड किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जा रही है, तो फैक्ट्स इनको हम बताएं। बड़ा आसान होता है कहना, फौज के बारे में बात कर देना, लेकिन शहादतें वहां हो रही हैं। कैसे अपनी जानें जो हैं लोग पेश कर रहे हैं कि हमारे सिविलियंस की सिक्योरिटी के लिए, पूरे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए। और थ्रेट्स आर रियल, थ्रेट्स बड़ी सिवियर है। और अगर किसी किस्म की भी सपोर्ट कोई शख्स, कोई भी इन टेररिस्ट को करता है तो वो पूरा हर किसी को उसकी प्राइस देनी पड़ेगी। इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और बर वक्त थी। हमें एक ब्रेक लेना है, यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं जाइएगा नहीं। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जुहेब से मेरा सवाल है कि जुहेब जो हैं, आप ये बताएं, इतने न्यूज़ एंकर्स के तकरीबन सबके यूट्यूब चैनल्स हैं, आपका क्यों नहीं है? इतना तवील आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है। सुस्ती है मेरी बस। वो असल में किसी ने पूछा कि यार आपके बच्चे क्यों दो हैं, उसने कहा मेरी सुस्ती है। तो ये YouTube चैनल जो है ये सुस्ती है। जी, क्या कमाल बात है। नहीं भाई, YouTube चैनल जुहेब होना चाहिए। ये तो भाई आजकल करते है, ट्रेंडिंग है। हाँ सही है, करते फिर आपकी खिदमत हम लेते हैं इस बारे में। मैं तो 2016 से चला रही हूँ। और पता, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि 2 तरह के लोग हैं जिनका मुझे लगता है कि ऐसे उनकी फॉलोइंग जो है ना बढ़ती है अगर अच्छा कंटेंट हो। अच्छा, एक स्पोर्ट्समैन, उनका ना भी अच्छा कंटेंट हो तो उनके तो दिनों में मिलियंस में जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। दूसरा है कि जो बच्चों का कंटेंट अगर बच्चे अच्छा बना लें, बात ही के मजे का कंटेंट हो, ओह वो इतने व्यूज, क्योंकि हर बच्चा एक वीडियो को 100 दफा। बच्चे तो ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, मतलब सब कुछ ही किए जा रहे हैं बच्चे आजकल के। यानी वो खेल भी कर रहे हैं, स्नूकर भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, हॉकी भी खेल रहे हैं, साथ साथ वो कंटेंट भी बना रहे हैं। 9 साल की उम्र से जनाब यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, और जनाब सारी चीजें करें। तो क्या क्या हो रहा है, कौन सा बच्चा हमारे साथ जरा बता दें। पहले थोड़ा सा बात कर रहे हैं दी अमेजिंग मूसा तनवीर की। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के तहत नेशनल जूनियर अंडर 17 और अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप 2026 कल से जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हो गई है, और कौमी जूनियर अंडर 17 चैंपियनशिप 7 जनवरी तक जारी रहेगी। और इसमें बड़े जबरदस्त टैलेंटेड बच्चे अंडर 17 के जो बच्चे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। क्यूइस्ट है,
अब ये तो एक बड़ी चैंपियनशिप्स होती रहती हैं और सारी चीजें, लेकिन ये कि हमारे साथ एक बच्चा है जिसकी उम्र है 13 साल, नाम है उसका मूसा तनवीर। ही इज 13, तो टेक्निकली बच्चा नहीं है, अभी टीनएजर है। टीनएजर तो वो स्नूकर प्लेयर भी है, और स्नूकर प्लेयर के साथ हैं क्या क्या वो, ये जब हम बातचीत आगे बढ़ेगी ना तो आपको बताएंगे। एंड ही हैज हिज ओन YouTube चैनल ऑफ, और सब्सक्राइबर्स आपकी सोच है 15 मिलियन। 15.1। दिस इज मूसा, वेलकम करते हैं शो पर। कैसे हो भाई, ठीक ठाक, खैरियत? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप सबको और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे लाइव लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग सुनाया, आप लोग हम ठीक है। अच्छा, जल्दी से ये पहले अपनी देखो स्नूकर से लुक मुताल्लिक़ में है बताओ। अभी इस वक्त, उसकी लुक भी देखो, क्यूस लग रहा है बिल्कुल। है ना। कोई अभी मैच कुछ मैच होता है, क्या होता है इसका कुछ? हाँ, मैच ही होता है। वो चल रहा है अभी इस वक्त, मतलब तुम खेल रहे हो या माले तैयार हो? नहीं, अभी 10 AM पे मेरा सेमीफाइनल है, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। सेमीफाइनल किसके तो साथ ये है? कराची आए हुए हो ना? जी, मैं इस टाइम कराची में हूँ, जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। सही है। तो कैसा रहा टूर्नामेंट? कितना, अभी ये सेमीफाइनल है, इसका मतलब है इससे पहले किस किस टीम को, किस किस क्विज को बीट किया तुमने? तो इससे पहले मैंने KPK को, बलूचिस्तान को और सिंध को मैंने डिफीट किया था, और अब मेरा मैच सेमीफाइनल अभी मैं कंफर्म तो नहीं है, लेकिन वो मैं देखूंगा ड्रॉज वगैरह तो मुझे पता चलेगा। अच्छा, तो ये समझो अंडर 17 भी है इसमें और अंडर 21 भी है इसमें कैटेगरी, तो अंडर 17 में तो परफॉर्म कर रहे हो ना? अच्छा, तो मुझसे इसमें एक बात बताओ ना बेटा, मतलब मैं माइक घुमाऊं का, हमारा जो ना अलग तरफ ध्यान होता है। ट्रॉफी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, मतलब ये क्या होता है? मुझे गोल्फ का तो पता है, मेरी अम्मी मुझसे ये पूछती थी, फिर ट्रॉफी लेके आ रही हो, कोई जाओ यहाँ से। पैसों के लिए मैं कम प्रो कैटेगरी में खेलना पड़ता है। तुम्हारे यहाँ क्या होता है, क्या क्या होते हैं प्राइजेस? इधर कराची में या लाहौर में? जनरली वैसे इसका तो खास तौर पे बताओ कि अंडर 17 में जिस तरह के मैच है, इसमें क्या कैश प्राइजेस होते हैं, ट्रॉफीज होती हैं, क्या इंसेंटिव होता है? जी, यहाँ पे कैश प्राइज भी है, और साथ एक बड़ी खूबसूरत सी ट्रॉफी भी होती है, और वो ट्रॉफी मेरे लिए तो खैर कैश प्राइज से ज्यादा मायने रखती है। हाँ, अभी तो तुम बच्चे हो ना, पैसे मैं की भी जरूरत अम्मी को यही कहती थी बेटा, लेकिन मेरी अम्मी को अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी कब से खेलना शुरू किया स्नूकर? कब से खेलना शुरू किया? क्या फादर भी खेलते थे? क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट गेम है, इसमें प्लान करना पड़ता है आपको। एक आपने मारी है रेड बॉल, उसके बाद आपने कलर बॉल बनानी है अपनी, ऐसे नहीं होता है ना? जी, ऐसे ही होता है बिल्कुल। तो कब से खेलना शुरू किया? शौक कैसे पैदा हुआ, किसने इनकरेज किया? हाँ, तकरीबन ये बात 1 साल पहले की, जब मुझे नेचुरली ऑनलाइन गेम से शौक पड़ गया, और मेरे फादर तो स्नूकर नहीं खेलते, वो जो है उन्होंने, लेकिन मैंने जब उन्हें बताया मेरे शौक के बारे में कि ये मेरा शौक है, मैं स्नूकर खेलना चाहता हूँ, मैं आगे प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने बिला झिझक जो है मुझे बहुत सपोर्ट किया, और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। बेटा मुझे लग रहा है आपको चेकअप कराना पड़ेगा, मुझे आप जीनियस लग रहे हो। हैं, चेकअप कराया कभी? ये माशाल्लाह बच्चा जिस चीज पे अपना ध्यान लगा लेना, हाँ करता है। ये वो बच्चा है who can achieve anything। नहीं, मैं बताता हूँ ये कैसे जीतता, कैसे मैं बताता हूँ। पढ़ाई में ये अच्छी हो? नहीं, ये जिन भूतों से सपोर्ट लेता है। ये तो नहीं है बेटा कोई? हाँ, ये क्या बातें कर, मौकला नहीं, बिल्कुल मौका, ये और क्या? हाँ, क्योंकि क्या मतलब नहीं है ऐसा। मूसा, ये एक और आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऑनेस्टली। 15 मिलियन ऑन यूट्यूब बेटा, ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर है। तो मुझे ये बताओ कि ये इसकी भी कहानी बताओ, इतने सारे फॉलोअर्स, एंड व्हाई हॉरर कंटेंट है? और भी कंटेंट होता है, हॉरर वीडियोस कहाँ से? ये भूतनी की काली रात क्या है? ये काली कौन है? हाँ, वीडियोस देखें जरा, भूतनी की काली रात, ये देखें जरा, यही बच्चा है। लबूबू का खौफ, शाबाश। पिछल पैरी की सैर, ये तो नहीं है? पिछल पैरी की वापसी, क्या है ये पीछे बताओ ना। भूत है, एक दोस्त की दावत, गायब, राज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये YouTube की जो है, ये 5 इयर्स हो गए मुझे इस जर्नी में। जो है, जब कोरोना आया था, कोरोना वायरस जब आया था, तब मैंने काम शुरू किया था, और तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम काम कर रहे हैं। मुझे मेरी बड़ी बहन जो है उसको ये शौक़ पड़ा था, तो तब से हमने तब भी हमने पापा को इस चीज़ के बारे में बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह तब भी मेरे फादर ने मुझे तब भी बहुत सपोर्ट की,
तो इससे ये जाहिर होता है कि मैं भी जो भी हूँ मेरे फादर की वजह से। अच्छा, तो बेटा कोई एक्चुअली हॉरर कभी कोई चीज देखी है? छोटी भूतनी कौन है बाय द वे? हैं? जो वो भूत जो है वो अपने कैरेक्टर है सारे। अच्छा, कैरेक्टर्स हैं अपने। कभी कोई हॉरर जगह वैसे एक्चुअली गए हो? कोई हॉन्टेड हाउस, कोई जगह ऐसी भूत देखा है रियल लाइफ में? गया नहीं हूँ लेकिन मैंने जो है ना दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, क्योंकि मेरा सारा टाइम यूएई में गुजरा है, तो वहाँ पर रसल खैमा में एक हॉन्टेड पैलेस है, उधर वो देखा हुआ है मैंने। यानी अंदर जाके तो नहीं देखा लेकिन बाहर से ही देखा तुमने सही। और ये कौन है? ये भूतिया बक्स बनी हुई है कोई? नहीं, कैरेक्टर्स हैं। छोटी भूतनी से मिलना है मुझे बेटा, वो कौन है? वेरी यार लेकिन अच्छा मुझे बताओ, ये क्रिएट कौन करता है मूसा? ये कंटेंट बनाता कौन है? पापा से मदद लेते हो? दरअसल स्क्रिप्ट मेरे पापा ही लिखते हैं, एडिट मेरी जो है वो अम्मी करती हैं, और एक्ट हम लोग करते हैं। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। तो मैं कल यूएई में स्टार्ट कर दी थी आपने वीडियोस बनाना? जी ये यूएई में स्टार्ट की। अरे वंडरफुल, दैट्स सो और नाइस। ये जो बाल तुमने जुल्फे बढ़ाई हुई है, ये क्या करते हो जब खेल रहे हो? तो स्नूकर तो इसको टाई अप करते हो? नहीं, मैंने हेयर बैंड रखा हुआ है, मैं हेयर बैंड लगाता हूँ। चलो अच्छा, गुड। तो ये मतलब स्नूकर लुक है या ये यूट्यूब की लुक है? ये लुक किसकी? बड़े प्यारे बाल है माशाल्लाह। अच्छा, शैम्पू कौन सा यूज करते हो? तो खास तेल लगा रहे हो तुम? मैं नहीं वो मैं नहीं पता। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में आ गया। और मोहम्मद यूसुफ वगैरह, देखो ना स्नूकर तो हमारा, हमने वर्ल्ड चैंपियन भी हम बने 1992 में, फिर उसके बाद भी बड़ी परफॉर्मेंस होती रही, लेकिन एक्नॉलेजमेंट मिलती नहीं स्नूकर प्लेयर्स को। तो ये चीज़ तुम्हें डिमोरलाइज तो नहीं करती कि अगर मैं आगे करियर इसमें लेकर चलूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन भी करूँ, फिर भी कोई पूछता नहीं है? ये चीज़ मोरलाइज करती है, ऑब्वियसली करती है, क्योंकि देखें मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए खेलूँ और मैं अपने मुल्क को जो है बाहर जाके रिप्रेजेंट करूँ, मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ। ये एक हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे। अच्छा मूसा, मुझे बताओ, ये लबूबू वाली मैं देख रही हूँ बहुत वीडियोस तुमने बनाई इस पे, तुम्हारे ख्याल में लबूबू इज जस्ट अ डॉल ये, या ये हॉन्टेड है, कुछ है, पोजेस्ड है, भूत है? वैसे कह लो एक छोटी सी चीज़ ही है, लेकिन इट्स नथिंग, और सिर्फ ये कंटेंट के हद तक ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मीट एंड ग्रीट होते हैं, अपने फैंस वगैरह से मिलते हो? बच्चे क्या पसंद करते हैं हमारी वीडियोस में? ऑब्वियसली मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से फैंस वगैरह मिल जाते हैं, काफ़ी यानी लोग आ जाते हैं, तो मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा घर पे रहना पसंद करता हूँ। वैसे पढ़ा भी करो, ये मसला है। वैसे पढ़ा भी करो तुम मूसा, पढ़ते नहीं हो तुम? हाँ, पढ़ाई का कंटेंट बना रहे हो, पूछो कि पढ़ाई के बड़े कंटेंट बना रहे हो, स्नूकर भी खेल रहे हो, पढ़ते नहीं हो तुम, इसका मतलब है? किसने कहा? हम सारे काम मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा दुबई के अंदर मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं 6th क्लास में उस टाइम। नहीं, दुबई में क्या, लेकिन आप रहते कहाँ हो? अभी कहाँ रह रहे हो? अभी फिलहाल मैं लाहौर में रह रहा हूँ, तो और फिर मैं पढ़ाई कराची आया हूँ जूनियर नेशनल अंडर 17 से नेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए। तो अच्छा, खेलने के लिए आए हुए? वैसे यू लिव इन यूएई, तो वहीं पढ़ रहे हो सारा, है ना? हाँ जी। नाइस, माशाल्लाह, वेरी नाइस। वैसे तो तुम इतना ज्यादा बोलते नहीं, मुझे लगता है ना, बस हाँ नहीं में जवाब, बहुत ही मुख्तसर जवाब। बस मैं अपने जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है उसी में ज़्यादा। अच्छा, पढ़ाई का बताओ, कौन से सिस्टम में पढ़ रहे हो? ब्रिटिश, अमेरिकन सिस्टम, आईबी, क्या पढ़ रहे हो और क्या ग्रेड्स आते हैं? दुबई के अंदर मैं ब्रिटिश स्कूल में पढ़ रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओके एट स्टडी, यानी मैं बहुत बुरा भी नहीं और बहुत अच्छा भी नहीं। यार हम बच्चों के लिए क्या करें ऐसा जो बच्चे देखें हमारे शो को? तुम बताओ ना, आइडिया दो हमें कोई, और अपने सब्सक्राइबर को भी कहो कि हमें फॉलो करें। अपने चैनल पे जरा कह देना सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, बल्कि कोलैबोरेशन करते हैं। मुझे भी भूतों के बारे में बहुत कहानियां बताएं। एक भूत है जो कि भाग के नहीं दे रहा। एक भूत की कहानी मैं बताऊंगी तुम्हें। अच्छा, ये सुनो, ऐसा कोई मसला नहीं है ना बेटा, ये जरा कह देना। अच्छा सुनो, तुम इनको प्लीज बताओ, जुहेब को, आज मैं सवाल इनसे कहती कि जुहेब अपना यूट्यूब चैनल होना चाहिए तुम्हारा, प्लीज बताओ क्यों होना चाहिए ना जुहेब अंकल का?
हाँ जी, सोशल मीडिया पे आजकल सबको होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। यानी एक चीज़ जो है इस दुनिया ने हमें दी है, तो अब हम इस चीज़ को यूज़ करें और क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं। चलो यार, तुम यहीं से शुरू करते हैं। बस हमारे शो को लाइक भी करो और फिर अपने जो फॉलोवर्स हैं उनको बोलो कि यार राइज एंड शाइन भी देखें और हमें बताना क्या क्या हम बच्चों के लिए सब्सक्राइब टू 365 न्यूज़, सब्सक्राइब टू राइज एंड शाइन, सारा बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे जाएं और कामयाब भी हो और इंशाल्लाह आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे मोर, ऐसे ही जो है अच्छे बच्चों के लिए जो है। अम्मी ने बात की थी। थैंक यू मेरे बेटे, थैंक यू मेरे बेटे, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, और इंटर्नशिप भी जीतोगे। तो मुझे डाउट हो रहा है 13 का नहीं है बस। हाँ, ये बच्चा एक्सपोजर इसका लगा 53 63 की बात है। एक ब्रेक हम ले माशाल्लाह, वेरी मैच्योर, जबरदस्त। आप दुआएं दी हैं मूसा ने हमें, मतलब बता रही हूँ वालिदैन से मिलती हैं ऐसी दुआएं। बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाएगा नहीं, बच्चे भी सिखा देते हैं बहुत। ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। खेल कूद में क्रिकेट की बात करें। क्रिकेट की बात होगी। पाकिस्तान आज से श्रीलंका के खिलाफ अपने 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच खेलेगा और ये मैच डम्बोला में खेला जाएगा। श्रीलंका में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है, तो ये कि अच्छी प्रैक्टिस पाकिस्तान की हो जाएगी कि पहले ही वहां की पिचेस देख लेंगे, ग्राउंड्स में एक्लामेटाइज हो जाएंगे कि किस तरह पिच खेलती है। तो ये अच्छा है, एक अपॉर्चुनिटी है। श्रीलंका नहीं, नेवर। मैं गई हूँ, इतनी प्यारी जगह, इतने प्यारे शहर हैं, हर तरह की आपको ना एंटरटेनमेंट मिलती है कि जी बीचेस भी हैं और साथ में अगर आप उसके पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो कैंडी नोएरेलिया में इतनी सर्दी, और लगता है पता है सबसे मजे की बात है साहब, मैं जिस होटल में ठहरी थी कोई 2 सेंचुरी पुराना था, कोई 2 सेंचुरी पुराना तो था ही। इतने पुराने स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग, अब वहाँ जाके आपको लगता है कि जैसे आप पुराने किसी वक्तों में आ गए हैं। हाँ, इस बार भी जांच आ रही है ना बस श्रीलंका किसी और। बहुत अरसा हो गया, बहुत प्यारी यादें हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, 100% लिटरेसी रेट है वहाँ। हर शख्स जो है बेसिक एजुकेशन उन्होंने हासिल की है, एंड वेरी बड़े वेलकमिंग लोग हैं और पाकिस्तानियों को माशाल्लाह बड़ा पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर अब हम इस सीरीज की हम बात करेंगे और इसके साथ साथ और भी बातें हैं। मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के प्लेयर हैं, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ तनाज़ा चल रहा है उसकी बात होगी। अली तनोली ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अली, मुझे बताएं कि ये तो एक अच्छा प्रैक्टिस का मौका पाकिस्तान को मिल रहा है। डिफिकल्ट होगी वैसे सीरीज, और पता चल जाएगा कॉम्बिनेशंस क्या हमने यूज कर रहे हैं, कितने लड़कों को, नए लड़कों को डालना है, हमें बीच में यानी मिडिल ऑर्डर में जरा स्ट्रेंथन करना है टीम को, स्पिनर्स लाने हैं, यानी एक अच्छा मौका हमारे लिए है ये। जी बिल्कुल, क्योंकि वर्ल्ड कप हमारा वहीं पे होना है पूरा, तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि हम वहाँ पे अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो चेक कर लें, एक जो कॉम्बिनेशन है वो बना लें जो हम इतने अरसे से वो लेक कर रहे हैं। हमें चाहिए कि इस वक्त, क्योंकि कल सलमान अली आगा ने बात भी की कि लड़कों के पास बड़ा अच्छा मौका है, वो परफॉर्म करें और वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बने। इसके अलावा शहीनशाह अफरीदी की उन्होंने बात की कि वो रिहैब कर रहे हैं, वो इंजर्ड थे। शादाब खान टीम में वापस आए हैं, और बाबर आजम और आपको दूसरे जो हारिस रऊफ हैं, आपको आइडिया होगा कि बीबीएल ने ये शर्त आयद की थी कि आप अपने जो अल्टरनेट प्लेयर हैं वो श्रीलंका टूर के लिए आप रखें, और जो आपके जो प्लेयर जो बीबीएल खेल रहे हैं उनको आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी उनकी इंश्योर करें। तो पाकिस्तान ने उसको सामने रखते हुए जो रिप्लेसमेंट थी वो सामने लेके आए, और ताकि जो अभी जो नए प्लेयर्स हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। पर बात ये है कि अभी हमें अपनी टीम नहीं, मतलब लेकिन अली ये बात जो आपने बताई है ये तो होना नहीं चाहिए। वैसे आपकी नेशनल टीम जहां खेल रही है, सीरीज खेलने जा रही है, तो पहली प्रायोरिटी नेशनल टीम होनी चाहिए आपकी। आप अपने टीम के मैचेस खेले हैं, वर्ल्ड कप आने वाला है, अब आप बीपीएल खेल रहे हैं वहां पर, और यहाँ एक यंग लड़के को मौका देंगे, अगर वो परफॉर्म कर ले फिर उसको निकाल के बाबर को डालेंगे आप। भाई जो भाई यही मसला है कि देखें, हमारी प्रायोरिटीज पता नहीं कौन सेट करता है, और जब बीबीएल ने अब ये अगर आपको बोला है तो हमेशा वहां आपको याद होगा कि मिचेल स्टार्क जब होते थे तो वो जब आईपीएल भी खेल रहे होते थे तो वो अपनी नेशनल साइड के लिए खेलने जाते थे। तो उन्होंने हमेशा ये सामने रखा है कि हमने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सामने रख के अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करना है। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट को इस पर स्टैंड लेना चाहिए था कि अभी हमने वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, हमने फाइनल कॉम्बिनेशन टेस्ट करनी है, क्योंकि हम इतने अरसे से ये बात कर रहे हैं कि आप अपनी फाइनल कॉम्बिनेशन सेट कर लें और उसी से आगे उसको पक्का करते जाएं। ये थोड़ी है कि आप कल हारिस रऊफ जैसे हीरे को दोबारा आप ला
जी जी सेट करेंगे। शहनशाह अफरीदी अगर इंजर्ड हो गए तो उनको आप कहां पे सेट करेंगे? उसी तरह शादाब है तो आप उन्हें उनकी जगह तो रखनी ही रखनी है। तो समझ नहीं आती कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो परफॉर्म करेगा वो टीम में होगा, दूसरी तरफ आपने तकरीबन जो 3-4 प्लेयर हैं जिनको आपने खिलाना है वो आपके साथ सीरीज का हिस्सा ही नहीं है। तो किस बात की प्रैक्टिस? बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। ये तो मैं तो खैर इस खबर पे मेरी बड़ी शदीद नज़र थी कि बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को जो इंडिया ने उन्होंने आईपीएल उनका जी जी बिल्कुल आईपीएल से अलग कर दिया, अब वो पीएसएल में खेलेंगे। ये तो मुझे बड़ी अच्छी खबर लगी, अच्छी बात भी लगी। फिर उसके जो दूसरे मामला आते हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसका बताएं ये कैसे हुआ आईपीएल से पीएसएल? जी नादिया, मामला ये हुआ कि इंडिया का जो हमेशा से बुग्ज और जो गन मैं बोलूंगा कि वो हमेशा से सामने आता है पाकिस्तान से रिलेटेड। अगर हम इसको देखें, पहले एडिशन जो आईपीएल का था उसमें पाकिस्तानी प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इवन जो प्लेयर ऑफ द मैच भी थे वो पाकिस्तानी थे, जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो पाकिस्तानी थे। तो उसको सामने रख के उन्होंने नेक्स्ट टाइम एक गन सामने लाया और आईपीएल से पाकिस्तानी प्लेयर्स को बाहर कर दिया। इस दफा जो वाला मामला था वो जो उनकी रेजोल्यूशन चली थी, रेवोल्यूशन आया, तो सारे मामले को सामने रखते हुए, क्योंकि उनका जो बॉन्ड है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, तो उसको सामने रखते हुए उन्होंने इतना तसब का मुजाहरा किया। उन्होंने कलकत्ता नाइट राइडर्स को ये बोला जो शाहरुख खान की टीम है कि आप मुस्तफिजर को या रिलीज करें। तो वही बात है कि जब वहां पे आप रह रहे हैं, ये सारा जो आपका मामला है वो वहीं पे है, तो आपको वो रिलीज करने पड़े। अच्छी बात ये है कि उसको पीएसएल का हिस्सा बनाया गया, वो पीएसएल ड्राफ्ट का हिस्सा है, तो वो इंशाल्लाह पीएसएल का हिस्सा होंगे। और ये बड़ा खुशाइंद है कि पाकिस्तान जो इस दफा पीएसएल खेल रहा है उसमें बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। बिल्कुल नहीं, और कितनी अच्छी बात है, इंटरनेशनल प्लेयर्स और आने चाहिए इसकी, व्हाई नॉट? तो दिस इज वंडरफुल। और उसके साथ फिर वो डेवलपमेंट कि जब बांग्लादेश, हाँ जी, आईसीसी में बांग्लादेश ने कहा कि वो अब वहाँ नहीं इंडिया में खेलना चाहते हैं, न्यूट्रल ग्राउंड हो, उस जो है शिकायत है, रिक्वेस्ट है, क्या होती है चीज? बस जो भी उन्होंने कहा कि क्योंकि आप हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हाँ, आपने मुस्तफिजुर को निकाल दिया तो इसका मतलब है कि वहां पर थ्रेट्स हैं बिल्कुल और दिए जा रहे, तो फिर हम वहां नहीं खेल सकते। इसको सुना रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, कहा कि नहीं आपको खेलना ही पड़ेगा, जो मैचेस आपको इंडिया में खेलने हैं इसी ग्राउंड पे खेलने पड़ेंगे। क्यों भाई? जी नादिया, ऐसा ही मामला है। उसमें यह हुआ है कि यही जो प्ली थी वो इंडिया ने ली थी जब पाकिस्तान टूर होना था, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको सामने रख के उन्होंने गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट किया। सेम जो प्ली थी वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ली कि ये मामला है, हमें आईपीएल के प्लेयर को आईपीएल में जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनके कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से खत्म किए गए हैं कि वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न है। तो जब इसको सामने रख के जब ये मामला आईसीसी में गया, आपको आइडिया है कि जो उनके प्रेसिडेंट है जय शाह हैं और जो पूरा आईसीसी है वो इंडिया के कंट्रोल में, तो उन्होंने इस पूरी रिक्वेस्ट को ही डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया नहीं जाएंगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो कट होंगे, अभी आपने पहले बताना चाहिए था, जबकि एक कंसर्न है, वैलिड कंसर्न है। बिल्कुल, और इंडिया ने खुद ऐसे किया है, उन्होंने खुद ऐसा किया है पहले माजी में। तो अगर मुझे बताएं, इनको अगर रिजेक्ट कर दिया है इनकी जो रिक्वेस्ट है, तो उसमें क्या होगा? कि अब उनको खेलना पड़ेगा बांग्लादेश को, या दे कैन जस्ट क्या कहना चाहिए, बैकआउट, या ये कि प्रेशर और दे सकते हैं? क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं, उनके ऑप्शंस क्या हैं? नादिया, अभी तो इनको खेलना पड़ेगा, क्योंकि मामला ये है कि अगर आईसीसी ये कह देता है कि जब जो उन्होंने कह भी दिया है कि आप अगर नहीं जाएंगे तो आपके पॉइंट्स आप लूज करेंगे, जबकि ये आपको आइडिया होगा कि ये पिछले 2-3 दिन से ये मामला चल रहा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया आने से मना किया है, उसकी जो रिक्वेस्ट है वो आईसीसी ने एक्सेप्ट की है, तो बांग्लादेश की भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो मामला वही है कि जो हम इसमें हमें अपने जो क्रिकेट बोर्ड है उसको भी क्रेडिट देना चाहिए कि हमने एक वैलिड कंसर्न शो किया था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा मामला था और इस पे स्टैंड लेना चाहिए था। हम इतने अरसे से ये बात करते थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो आपको भी नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो आप भी कह रहे हैं बांग्लादेश को फिर भी खेलना पड़ेगा अब इन इंडिया? बिल्कुल खेलना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप है, वो लूज नहीं करना चाहेंगे। और अभी क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट ने ये बोला है कि हमें ऑफिशियली कन्वे नहीं किया गया,
वो क्योंकि बात इंडियन मीडिया से सामने आई है और वो बड़े मोतबर बिल्कुल आईसीसी जो का बैठे हैं वो मेरे ख्याल होने नहीं ऑफिशियल देंगे, उनके लिए इंडियन इंटरेस्ट ज्यादा अली इंपॉर्टेंट है बहुत जो शुक्रिया आईसीसी में आपने बैठे वक्त हैं। दिया और बिल्कुल ये ऐसे ही मामला है कि अगर ऑफिशियली कह देता है और मुझे लग रहा है कह देगा तो बांग्लादेश को फिर खेलना पड़ेगा या फिर अपने पॉइंट्स उनके सारे डिसीजंस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। जी, बिल्कुल ऐसे। सारा इतना बायस है आईसीसी में, समझ नहीं आ रहा है ऐसे कैसे जो है ऐसे ही चल रहा है सारा कैसे चल मामला। रहा है और भाई? हमारा शो भी चलते चलते ब्रेक की तरफ बढ़ गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाएंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द back. ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जुहेब, एक मसला आता है ख़ास तौर पे ओल्ड एज में। मेरे वालिद साहब के मसला है कि जब वो अपने सिम कार्ड की उसके जाते हैं ना कि जी बायोमेट्रिक्स कराएं, ये कराएं, तो उनके कभी आते नहीं है नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। नादरा के भी old कोई age। काम होता है तो उनको यही मसला होता था कि जी फिंगरप्रिंट्स ही नहीं आ रहे तो क्या करें, ये हो जाता है। Banks मेरा तो में अभी अक्सर सही ये हो होता है। गया है, मेरा अभी से मसला है, पता है मैं आपका अभी फोन से? पे बायोमेट्रिक्स करती हूँ तो मुझे लग रहा है हमारा कोई फैमिली जेनेटिक मसला है कि हमारे फिंगरप्रिंट्स गायब होने शुरू रहते हैं। फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ती नादिया कुछ भी, कोई भी नहीं, काम फोन करती मेरा है। फोन जो है ना मेरे नहीं ले रहा फिंगरप्रिंट्स। बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर नादरा में इस्लाहात हो रही हैं और नादरा के निज़ाम में जितनी इस्लाहात होंगी उतना हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ रिकॉर्डेड होगी, या फिर अफगान जो लोग शहरियों के मामलात हैं, या फिर पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं और उनकी आईडी कार्ड्स नहीं हैं, तो ये इस्लाहात हम देखते हैं। आसान बनाया आईडी कार्ड के प्रोसेस को भी और बहुत सारी इस्लाह। अच्छा, उसमें एक चीज़ ये है कि पहले होता था बायोमेट्रिक सिर्फ करना होता था। अब बायोमेट्रिक के साथ साथ थोड़ा सा इन्होंने मजीद उसको कवानीन को सख्त किया, उसमें फेस रिकग्निशन भी आ गई अब। यानी जब आप आईडी कार्ड बनवाने जाएंगे फेस रिकग्निशन भी होगी, इसके साथ साथ आपकी आई स्कैनिंग भी होगी। वाह वाह। तो सिर्फ यही नहीं है, बायोमेट्रिक आंखों के जरिए भी और फेस के जरिए भी आपकी बहुत रिकग्निशन जरूरी है, होगी। क्योंकि ये बहुत देखिए, जरूरी है। अब वक्त के साथ साथ ना जो बुरे लोग हैं उन्होंने उसके कोई ना कोई उसका कोई तोड़ जी, बिल्कुल ऐसे ढूंढ ही। लिया कि जब फिंगरप्रिंट से उसको हम ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये जब मल्टीपल आपके जब Verifications होंगे। मेथड्स होंगे तो उसको जो है ना क्रैक करना, वो बड़ा उसको हैक करना या गड़बड़ करना मुश्किल हो जाएगा। फेस आप कैसे भी किसी का कॉपी करें, फिर ये आयरस आपका जो है इसका रेटिना बिल्कुल स्कैन ऐसे ही। वो कैसे करेंगे। तो जब मल्टीपल चीजें होंगी तो ये से ही सेफ्टी तो होगी। नादरा के स्पोक्स पर्सन सैयद शबाहत अली ने हमें ज्वाइन किया। शबाहत, वेलकम करते हैं आपको शो पर। ये मुझे बताइएगा कि अब ये पहले तो सिर्फ एक थंब इम्प्रेशन ही होता था, अब ये कि फेस रिकग्निशन भी है। ये जो इस्लाहात की गई हैं, ये रिफॉर्म्स की गई हैं, इससे क्या फर्क पड़ना है? कैसे बेहतर ये निज़ाम चलेगा? और जी अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि नादरा के पास न सिर्फ, जैसे आपने अपने शुरू में भी इंट्रोडक्शन में कहा कि आपके बायोमेट्रिक्स का डाटा होता है, बल्कि आपके फेशियल इमेजेस होते हैं, आपका टेक्स्ट डाटा होता है, और अब हमने कुछ अरसे से आँखों के कर्निए का अक्स भी लेना शुरू किया, आँखों की पुतलियों का अक्स भी लेना शुरू किया, और उसका भी हम डाटा जो है वो हमारा इन्हांस करता जा रहा है। ये जो सर्विस है बेसिकली बुनियादी तौर पे ऐसे बहुत से इदारे होते हैं जहाँ पर आप जाते हैं और आपको जब सर्विसेज चाहिए होती हैं उनकी, मैं मिसाल पेश करता हूँ, आपने कोई प्लॉट ख़रीदना है या बेचना है, गाड़ी की ट्रांसफ़र करनी है, कोई और मामला है, वो आपको एक मरतबा आपका बायोमेट्रिक लेते हैं, यानी कि उंगलियों के निशान या अंगूठे का निशान लेकर उसको लाइव मैच करते हैं नादरा के डाटा के साथ। ठीक है, सही। अब यहाँ पर जैसे कि आपने भी खुद ही बताया कि बाज़ औक़ात बाज़ शहरियों का वो थंब जरूरी नहीं है कि एजिंग की वजह से हो, कोई भी वजह वो इसीलिए मैंने अपनी भी जिसकी वजह से या वो ठीक से कैप्चर नहीं हो रहा या वो मैच नहीं हो पा रहा। तो उस सिलसिले में हमने इन सारे इदारों को ये सहूलत ऑलरेडी दे रखी है कि ये लाइव फेशियल मैच भी कर सकते हैं हमारी डेटाबेस के साथ। न सिर्फ हमने सहूलत दे रखी है बल्कि टाइम एंड अगेन हम रेगुलेटर्स को मुतला भी करते रहते हैं कि इसकी इन्फोर्समेंट करवाएं। सारी बैंकों में इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, टेलकोज में जहां लोग सिम के इजरा के लिए जाते हैं, एंड द लिस्ट गोज ऑन, लेकिन वो हो नहीं पाया बहुत सी वजूहात की बिना पे। सो अब हमने ये किया है कि चारों नाचार अपने सेंटर्स के ऊपर ये सहूलत दे दी है। ये नहीं कि हमारे नजदीक एक बड़ा आइडियल सोल्यूशन नहीं था कि लोगों को एक मरतबा फिर नादरा सेंटर आना पड़े, क्योंकि अगर आप हमारे इकदाम को देखें तो पिछले साल 1.5 साल से आपको हमारे सारे इकदाम ऐसे लगेंगे जिसमें हम सेंटर्स पे रश को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम हमने अब ये किया है कि आप वहां आकर 20 रुपए के एवज एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसपे आपकी पिक्चर मौजूद होगी, आपकी शनाख्ती कार्ड निकलवाते हुए जब आप हासिल कर रहे थे शनाख्ती कार्ड जो पिक्चर थी वो भी मौजूद होगी,
आपका CNIC का डाटा होगा, और उसको ऐसे ही तस्वर किया जाएगा जैसे कि आपका बायोमेट्रिक मैच कर गया। जी अच्छा, ये सर बताइए कि इसके बारे में आइडेंटिटी थेफ्ट, वो आपने कितनी दफा देखा है, लोग कैसे करते हैं और उसके नुकसान क्या हैं, किस तरह के क्राइम्स होते हैं उससे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने भी मुद्दा उठाया। देखें, आइडेंटिटी थेफ्ट से तो मुराद ये है कि एक शख्स से उसकी शनाख्त से ही महरूम कर दिया जाए। जी, और होता है। और इसके लिए हमने जो ये साल 2025 गुजरा है, इसमें हमने एक बहुत सारे इकदाम ऐसे किए हैं। मैं आपके शो में जब पिछली दफा आया था, मैंने कुछ बातें उस दफा भी कही थी। मैं चूंकि आपने सवाल किया तो कुछ बातें उसमें से मुझे दोहरानी पड़ेंगी। मसलन पाकिस्तान में 18 साल से जो कम उम्र शहरी था, उसकी कोई पिक्चर्ड आइडेंटिटी नहीं थी। यानी आपके अपने बच्चों के बीच जिनकी उम्र इस वक्त 18 से कम होगी, उनके पास अगर पुराना बे फॉर्म है तो उस पर उनके ना बायोमेट्रिक्स हैं ना उनकी पिक्चर है, बस नाम है, वालिद का नाम है। तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट होना बड़ा आसान था, यानी कि कोई और शख्स उसी नाम से बे फॉर्म इशू करवा के और उनको लाकर शनाख्त उनकी बनवा ले। लिहाजा हमने जो सबसे पहला काम किया वो हमारा स्टेप ये था कि 3 साल से ऊपर अब जो बच्चे आते हैं बे फॉर्म के लिए, और अब से मुराद हमने जून में कर दिया था, जून 2025 से, उनके लिए हमने अब पिक्चर लेना शुरू कर दिया है। सो पिक्चर ऑब्टेन करनी शुरू कर दी है एट द एज ऑफ 3, और 10 साल की उम्र के बाद का जो बच्चा हमारे पास आता है उसका हमने करना शुरू कर दिया है बायोमेट्रिक भी पिक्चर के साथ साथ। दूसरी मैं चीज ये बता दूं कि आपके मोबाइल में अगर पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन मौजूद है तो आप अभी भी, जब ये शो खत्म हो करके देख लीजिएगा, कि आप अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन व्यू कर सकते हैं। यानी पहले तो आपको नादरा सेंटर जाके देखना पड़ता था। जी। आप FRC निकलवाते थे, उसकी फीस देते थे कि आपके खानदान में कौन कौन लोग शामिल हैं। अब हमने ये कर दिया है कि आप अपने मोबाइल के अंदर अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन फ्री ऑफ कॉस्ट एनी टाइम देख सकते हैं। सो इफ देयर इज एनी पर्सन लेस और मोर, यानी कम है या ज्यादा, तो उसको आप एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइएगा, नादरा तो ये कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ दीगर सरकारी जो इदारे हैं हमारे, वहां पर अभी भी वो कहते हैं कि हार्ड कॉपी शनाख्ती कार्ड की चाहिए होती है। तो ये सिस्टम कब तक हमारे पास आएगा कि उसकी कोई सॉफ्ट कॉपी इस तरह की हो, डिजिटल तरीके से आप बस पहुंचे और आपकी आइडेंटिटी हो जाए, सारा डेटा आपका मौजूद हो उनके पास? ये कैसे इंटीग्रेट होगा सिस्टम? ज़ुहैब, हमारी तैयारी तकरीबन मुकम्मल है। हमने पॉलिट स्टेज पे जो कुछ चेक करना था कर लिया है। हमने ये सर्विस एक पार्शली अवेलेबल करके एक टारगेटेड ग्रुप पे देख लिया। अब हम वज़ीर आज़म साहब की बाकायदा अनाउंसमेंट का वो उसकी इनॉग्रेशन करेंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका नाम है डिजिटल आइडेंटिटी। और जब ये इनॉग्रेशन होगा तो जरूर मुझे मदू कीजिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं तफसील में बताऊंगा। अभी आपने चूंकि पूछा है तो ये समझ लीजिए कि जब डिजिटल आइडेंटिटी हम लॉन्च कर देंगे, जिसके लिए टेक्निकली हम 100% तैयार हैं, तो फिर आपको गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस हासिल करने के लिए अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं देनी पड़ेगी। नॉट ओनली दैट, बल्कि अगर आपकी शनाख्त की कॉपी कहीं रिक्वायर्ड होती है, अगर आपके डाटा तक किसी को एक्सेस रिक्वायर्ड होता है, आप उस एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको मिसाल पेश करता हूं, मैं बैंक जाता हूं, मैं कहता हूं जी मुझे नया अकाउंट आपकी बैंक में खुलवाना है, तो मुझसे कॉपी नहीं मांगेंगे, वो वहां से एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। मैं अपने मोबाइल के जरिए अलाउ करूंगा कि हाँ, वन टाइम मेरा डाटा इस बैंक के साथ शेयर कर लिया जाए, बिकॉज कि मैं यहां पर अकाउंट खुलवा रहा हूं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह जब ये लॉन्च होता है हम टेक्निकली तैयार हैं इसके लिए। अच्छा अली, फिर वापस आइडेंटिटी थेफ्ट की तरफ आएंगे, क्योंकि लोगों को जरूरी है कि इनको बताया जाए, डराया जाए कि अगर आप जो है वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो कोई आपकी आइडेंटिटी चुरा सकता है बड़ी आसानी से, या जो डेड रिलेटिव्स हैं, फादर मदर, और उनकी भी आइडेंटिटी चुरा के बहुत गलत काम हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के मामले बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह हम इतनी अपनी चीजों की प्रोटेक्शन करते हैं, हमें अपनी आइडेंटिटी की भी प्रोटेक्शन करनी है आज इस एज में, वरना किस किस्म के क्राइम हो सकते हैं और कैसे आइडेंटिटी चोरी की जाती है, वो थोड़ा मुझे प्लीज क्लियर करें। इसमें जो दो इसके एंड्स हैं, एक एंड तो वो जो मैं पहले बात कर चुका हूं कि जो छोटे बच्चे हैं जिनकी अभी तक तस्वीर शिनाख्त नहीं बनी, नहीं बड़ों का बताएं अली, बड़ों का बताएं, बड़ों की जो आइडेंटिटी चोरी करके क्राइम्स होते हैं। बड़ों मैं आपको बताता हूं, बड़ों का ये है कि जब किसी शख्स की वफात हो जाती है खानदान में, तो उसका जो शिनाख्ती कार्ड है उसकी कैंसिलेशन बड़ी जरूरी है, और इस मामले में हमारे लोग काफी सुस्ती का मुजाहरा करते हैं या नहीं करवाते टाइम पे। यानी कि यूनियन काउंसिल में जाकर उसकी डेथ का सर्टिफिकेट तो बनवा लेते हैं, लेकिन नादरा में उसकी डॉक्यूमेंट आकर, उसका CNIC आकर कैंसिल नहीं करवाते। हमने पिछले साल इस बारे में कई सारे इकदाम लिए
और तकरीबन 73 लाख लोगों को तो हमने SMS मैसेजेस भेजे कि आपने यूनियन काउंसिल में डेथ के अंदराज कराया है, शनाख्ती कार्ड कैंसिल नहीं करवाया आकर अपने खानदान के मरने वाले जिस भी फर्द का, तो उसकी वजह से हमने तकरीबन 600% इजाफा रिकॉर्ड किया है, यानी कि किसी शख्स की यूनियन काउंसिल में फात के इंदराज होने के बाद जो कैंसिलेशन ऑफ CNC है उसके बीच। ताहम ये बड़ा जरूरी है कि हर शख्स अपने फैमिली पर्टिकुलर से वाकिफ रहे, अपने फैमिली ट्री को एक्सेस करे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल के जरिए। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपके नादरा के करीबी सेंटर में भी जाकर उनसे मुतालबा कर सकते हैं किसी जो मेरे फैमिली ट्री है, फैमिली कॉम्पोजिशन है, मैं बायोमेट्रिक तस्दीक कर रहा हूं कि मैं यही बंदा हूं। अली लोग नहीं बनाते, मैं अब भी देखती हूँ कि इतनी फैमिलीज हैं, खासतौर पे जो घरों में काम कर रहे होते हैं, हाउस हेल्प, किसी बच्चे का नहीं बना, वजह था गुम गया, नहीं बनाया ही नहीं, पापा ने बनाया ही नहीं कभी। तो ये बड़ा जरूरी है कि उनको उनके लिए इतनी मुश्किलात ही पैदा कर दें कि उनका काम ही ना चले उसके बगैर, उनको बनाना पड़े। रियलाइज तो ऐसे लोग नहीं कर रहे। मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, आप सरकार की कोई सर्विस अवेल नहीं कर सकते अगर आपके पास शनाख्त ही नहीं है, क्योंकि ज़हन में रखिएगा कि ये जो आपका शनाख्ती कार्ड है ये आपके और रियासत के बीच एक तारुफ का काम करता है जी। मतलब आपको हुकूमत पहचान, अगर देखिए किसी ने कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है, कोई कैश ग्रांट है, बच्चे को अस्पताल में दाखिल कराना है, कोई टीका लगाना है वैक्सीनेशन का, स्कूल में दाखिल कराना, कोई रोजगार करना है, कोई बैंक अकाउंट, इजी पैसा अकाउंट खोलना है, कुछ भी मोबाइल अकाउंट खोलना है, उसके लिए शिनाख्ती कार्ड के बगैर ये सफर मुमकिन नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जिस तबके की आपने निशानदेही की उस तक शायद हमारी आवाज पहुंचती नहीं है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम टेलीविजन या मेन स्ट्रीम, असल में उनको बैंक अकाउंट्स की जरूरत भी नहीं होती है, वो लोन्स भी नहीं ले रहे होते, तो जाहिर है वो उनको कभी जाने। जी जी बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हैं, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने अब ये किया है कि हमने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के साथ एक मुआहिदा किया है, जिसके बाद पाकिस्तान भर के 30 मुंतखब अजला में जहां सूरत हाल ज्यादा खराब है, 14 लोकल जबानों के अंदर अब हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएंगे बजरिए रेडियो। यानी हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो किसी वजह से, गुर्बत की वजह से, टेक्नोलॉजी की कमी या बिजली ना होने की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंच पाते, तो हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया सैयद शबाहत अली स्पोकादरा, और वो ये बता रहे थे कि बहुत जल्दी ये सिस्टम, इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है वो एक बार अगर लॉन्च हो गया तो फिर सारी चीजें जो है ना इन ऑर्डर आ जाएंगी। बड़ों का तो है, बड़े बेटे का भी कर दिया, बच्चियों के नहीं करते, बच्चियां जवान बच्चियां उनके कार्ड नहीं बनाते। हमने तो हमेशा देखा उनके काम पे भी नहीं रखते बहुत सारे लोग, और रख भी लेते हैं बहुत सारे, दूसरे के कार्ड पे उनकी जरूरतें पूरी हो रही ये मैंने देखा है कि जी जिनके खवातीन से बच्चियों से बात करते हैं ना, जी हमारा नहीं है ID कार्ड, नहीं बनाया पापा ने, क्यों नहीं बनाया जी, बेफाम गुम हो गया, फला 10 बहाने। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सारे मामला आहिस्ता आहिस्ता हल होंगे। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद क्या होने वाला है जी, हसन खान से हम मिलेंगे। चालबाज ड्रामा अगर आप फॉलो कर रहे हैं या कफील में आपने जामी को देखा है जिसकी वजह से सारा ये मसला ज़ेबा के साथ हुआ है, तो वो जो है ना उनसे हम बात करेंगे। वही एक्टर जो कमाल एक्टिंग कर रहे हैं, दोनों ड्रामाज इस वक्त लीडिंग ऑन चार्ट्स, तो उनके इन ड्रामाज के हसन खान से हम बात करेंगे। बट आफ्टर एक ब्रेक के बाद वापस आइए। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और क्या बात है हमारे ड्रामास की? ड्रामास की क्या बात है, ड्रामेबाजी की बात क्या है? हाँ, और बड़ा टफ कंपटीशन होता है, आसान नहीं। और मुझे लगता है कुछ हमारे सोप्स परफॉर्म सो वेल, इतना जबरदस्त उनकी रेटिंग्स और लोग उनको देखते हैं, ऐसी कहानियां। लेकिन कहानियों में क्या पसंद करते हैं आपको बताऊं? फड्डी, मिसअंडरस्टैंडिंग, साजिशें, ठीक है ना, इसकी ज़िंदगी ख़राब कर दूं, उसको ये कर दूं, ये वाला जो है ना, ये जो मसाला बहुत बिकता है, लोगों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। मुश्किल तो असल में IFB में भी होती है जब बहुत ज़्यादा शोर कर रही है। आपको आवाज़ है, IFB की बात कर रहे हैं ज़ुहैब, ये इनका एक अलग मसला है। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे, हसन खान से बात करेंगे, अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। 2 ड्रामाज इनके इस वक्त भरपूर रेटिंग ले रहे हैं और लोगों को बड़े पसंद आ रहे हैं। डेली जो आप चालबाज ड्रामा देख रहे हैं, साथ में अभी कफील में जामी का रोल आपने देखा होगा। इस जामी के लिए तो ज़ेबा ने हाँ किया था रिश्ते को, लेकिन मिल गया दूसरा वाला जामी। बिल्कुल ऐसे ही। और हसन खान जो है उनकी खास बात ये भी है कि देखें, किसी के सपोर्ट पे कोई आता है तो बड़ी एक हेल्प मिल जाती है ना जब आप किसी फील्ड में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जो सिर्फ अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स और वो ज़ाहिर उनके अंदर एक पैशन होता है, तो उनको मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो जब मुश्किल से मिलता है उसको कैपिटलाइज भी अच्छा करते हैं। उनकी स्ट्रगल के बारे में बात किया। हसन खान ने मैं ज्वाइन किया। हसन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं?
हसन, ये जो तुम्हारा आज हेयर स्टाइल है, ये मैंने कॉपी किया आज समझ आई नहीं, मुझे कह रहे तुमने बाल क्यों बनाए फॉर यू। ये देखिए, ये सेम हमारा हेयर स्टाइल है, मेरा और हसन का। अच्छा, बड़ा क्यूट सा हेयर स्टाइल। सही, सूट भी हम पे कर रहा है। हसन, अपने बारे में बताओ, अपनी स्ट्रगल, हाउ यू बिकेम एन एक्टर, कितना मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या बताएं उनको। नहीं, बहुत मुश्किल था और इट्स नॉट एन इजी जॉब। जैसे मैं हर इंटरव्यू में अपने कहता हूँ, मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ। नेपा से मैंने ट्रेनिंग ली है 3 साल और मैं ग्रेजुएट हुआ था 2018 में। तो 18 से ही ये सिलसिला चल रहा है। अब जाके एक चालबाज में एक अच्छा एक्सपोजर मिला, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और फिर ऑब्वियसली कफील, जैसे आप लोगों ने बात की, मीसम भाई, उमेरा अहमद, तो जाहिर है बहुत एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है और जिस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मैं कभी भी हीरोइज्म को प्रेफर नहीं करता। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश होती है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स करूं और जितना डेप्थ में जाके कर सकता हूं करूं। लेकिन देखो, तो 2018 से लेके अब इतने 7 साल लगे हैं, यू नो, टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। तो 7 साल में क्या हुआ, कितना मुश्किल था फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली तुम्हारे लिए? फाइनेंशियली तो ऐसा नहीं था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर बिजनेसमैन है और मैं भी उनके साथ ऑन एंड ऑफ काम करता रहता हूँ। लेकिन स्ट्रगल प्रोफेशनली काम में बहुत करनी पड़ी, क्योंकि जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि जब आपके पास किसी की सपोर्ट नहीं होती, और आई टेल यू ऑनेस्टली कि मैं शुरू से यही चाहता था कि किसी की सपोर्ट नहीं हो मुझे। मैं देखना चाहता था कि मैं कितना खुद पानी में हूँ। मेटल कितना है। फिर मैंने ट्रेनिंग भी ली ऊपर से। जबकि जब मैं स्टार्ट करने लगा था तो मुझे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए थे, लेकिन मैंने सोचा कि ये बेहतर है कि जब आप एक काम कर रहे हैं तो आपको उसकी नो हाउ हो एटलीस्ट, और पता हो कि होता कैसे। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। असल मुझे बताएं कि नेपोटिज्म है इस फील्ड में? नेपोटिज्म हर फील्ड में होता है, इसमें भी है बिल्कुल। जैसे किसी के फादर अगर एक्टर थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, तो बेटे को मिलता है एडवांटेज। और सिर्फ इसमें नहीं, हर फील्ड में। जैसे मेरे फादर बिजनेसमैन है। फेवरेटिज्म भी है, आपको लगता है कि वो भी है? बिल्कुल है, वो तो होता है, पता है आपको। लेकिन उसमें भी मुझे ऐसा लगता है फेवरेटिज्म में भी लक बहुत मैटर करती है, क्योंकि ऐसे आपने देखा होगा अक्सर के कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि हसन नहीं यार अच्छा नहीं है, और दूसरा एक डायरेक्टर होगा वो कहेगा यार बहुत अच्छा है। तो ये अल्लाह की तरफ से भी कुछ लक भी मैटर करता है। असल एक और चीज मुझे बताएं, वैसे तो इस दौर में बड़ा मॉडर्न दौर है, यहाँ लड़का लड़की कोई वो नहीं है, एक्टर होता है, वो चाहे फीमेल हो मेल हो। लेकिन अगर कोई फीमेल एक्टर है, उसके लिए कंपैरेटिवली आसान है फील्ड में एंटर होना, काम मिलना, या लड़कों के लिए आसान है? देखिए, एक चीज ये मैंने जो ऑब्जर्व की है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि लड़कियां जो हैं वो कम है इस फील्ड में एज कम्पेयर टू लड़के। और ये है कि उनको थोड़ा सा कम होने की वजह से एडवांटेज बिल्कुल मिलता है। तो ये एक रीजन है। उसके अलावा और मेरा नहीं ख्याल कोई दूसरी रीजन है। अगर कोई अच्छा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो हाईलाइट हो जाता है, नजर आ जाता है। अच्छा, एक और चीज मैं पूछूंगा, बताना नहीं तो नहीं। ये जो कास्टिंग काउच के मामलात होते हैं, ये बहुत ज्यादा, हमने भी बहुत एक्टर्स से भी बात की अपने शो पर, तो वो कहते हैं हैरेसमेंट के भी मामलात है सारे। तो लड़कों के साथ भी हैरेसमेंट के मामलात होते हैं या नहीं? देखिए, ऑनेस्टली मेरे साथ नहीं हुआ कभी। होता होगा, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि नहीं होता। जैसे आपने कहा, आपने भी कहीं से सुना ही होगा, तो होता होगा। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ ऑनेस्टली। वंडरफुल। अच्छा बताएं, अभी जरा लाइट से बातें करते हैं। हसन, जरा जामी के बारे में बताओ, ये जामी ने क्या किया है? मुझे बताओ। तुम्हें जेबा ने तुम्हारे चक्कर में हाँ कह दिया, लड़का कोई और निकला, वो शादी में बड़ी खुश है, देखा है हाँ, तो पहले शक्ल देख लेती, मैं कहती हूँ। तो ये मुझे बताओ, तुम नहीं ढूंढ रहे थे उसको इतने जबरदस्त रुमाल देने के बाद? अच्छा, मसले सारे तुम्हारे वजह से हैं, तुम्हारा रुमाल, तुम्हारा गाना, और नहीं वो बस जेबा की किस्मत में नहीं था ये वाला जामी। अभी फिलहाल हो सकता है आप लोगों को आगे नजर आ जाए जामी। अच्छा, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर इतना ही है, दूसरी बहन को तो तुमने नो कर दिया है। आगे आएगा कैरेक्टर जो है जामी का या नहीं? जी बिल्कुल नजर आएगा आपको इंशाल्लाह आगे। क्या तो बहन से तो नहीं शादी कर लोगे? वैसे नहीं ऐसे असल तुम, हाँ मैं कह रहा हूँ थोड़ा नेगेटिव रोल्स भी करो, क्योंकि पता है टैग लग जाएगी। तुम्हारी जो शक्ल है ना, वो एक हीरो वाली है,
जो बड़ा मासूम सा भोला भाला रोमांटिक सा हीरो है? अभी करो करो करो। अच्छा मुझे तो नहीं, हाउ वाज बिल्कुल मैंने स्टार्ट में मैं आपको बताता हूँ, मैंने नेगेटिव किए और इस उसमें किए कि मिल हीरो रहा था, तो मैंने चूज किया। मेरा एक सोप था हम टीवी के लिए, तो आज मैं सोचता भी उस बारे में, तो मैंने इंस्टेड ऑफ का हीरोइज्म वाला जो रोल था पॉजिटिव, वो करने के बजाय, क्योंकि मैं ट्रेनिंग लेकर आया था तो मुझे लगा यार नेगेटिव में ज्यादा मार्जिन है, मैंने वो एक किया। फिर आपको याद होगा जुदा हुए कुछ इस तरह, जो दुरफिशा का पहला ड्रामा था, तो ये आई वो जो रेंज उसमें कंट्रोवर्सी भी हुई थी, एक कुछ चैनल की तरफ से, पैमरा की तरफ से भी प्रॉब्लम आई थी, उसमें भी मेरा नेगेटिव था। मैंने स्टार्ट में 3-4 नेगेटिव किए। क्या बात है, देखो ना अपनी वो अपनी पोटेंशियल रेंज दिखाई। अच्छा मुझे तो एक्सपीरियंस कैसा था सनम सईद के साथ काम करना, ऐसे रोमांटिक प्यारे सीन्स, पुराने जमाने के ना जुमले, और साथ में इमाद इरफानी के साथ काम, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बहुत शरा। अच्छा इमाद के साथ तो मेरे अभी फिलहाल तो एक आध सीन ही आए हैं कुछ, जो मैं शादी में उनको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन सनम के साथ नो डाउट बहुत मजा आया। एक होता है ना गिव एंड टेक वाला जो एलिमेंट होता है, एक्शन का रिएक्शन देना, और कितना सनम ने बहुत ज़्यादा मुझे एक होता है केमिस्ट्री होती है, वो फील हो जाता है जब आप किसी अच्छे एक्टर के साथ होते हो, तो वो एक रेज आ रही होती है, रेजेस आ रही होती हैं आंखों से, और वो एक फील होती है, वो आती है बिल्कुल। और जो अपने ऊपर चाय गिराई थी वो जेन्युइन गिरी थी, उसके कितने रीटेक्स हुए थे? नहीं मेरे ख्याल में एक टेक में ओके हुआ था, हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा ले लिया था फॉर द सेफ्टी, लेकिन रियल में गिरी थी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये एक और चीज जाननी है भाई, लड़के लड़कियां वो तो तुम्हारी तो हमारी एक ही एज है ना, तो खैर लड़के लड़कियां दोस्त होते हैं तो बड़े अच्छे होते हैं, लड़की बहुत प्यार से बात भी कर रही होती है, शादी के बाद हेल हो जाता है, ठीक है, और वो सारी जिंदगी अजाब बना देती है। तो ऐसा असल तुम सोचते हो ऐसा है, या फिर कोई मामला तुम्हारा चल रहा है जिसमें तुम सोच रहे हो कि यार नहीं मैंने शादी नहीं करनी, अब ये मामलात हो जाएंगे जो मेरे ड्रामे में हो रहे हैं? मेरी रियल लाइफ की बात कर रहे हैं? हाँ रियल लाइफ की। जुबैर मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है यार, मैं तो ये समझा यंग लड़का है बिल्कुल, अभी तो ढूंढ रहे लड़कियां, हम ढूंढ रहे थे कुछ तुम्हारे लिए। नहीं मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, दोनों यही घूम रहे हैं। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर ली है ये जुहैब, शायद ये तो नहीं कहना चाह रहे? नहीं मैं यही मुझे तो लगा, मैंने कहा भाई लड़कियां ढूंढनी हसन के लिए हमने अभी। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड। तो चलो वो तो मसला ही खत्म हुआ। अच्छा फिर चालबाज की तरफ आते हैं, आपकी बेगम को कौन सा वैसे रोल पसंद आ रहा है आपका, चालबाज वाला या कफील का जामी? नहीं जामी वाला, मेरी पूरी फैमिली को जामी वाला कैरेक्टर ज्यादा पसंद आया। अच्छा हमें तो चालबाज भी अच्छा। चालबाज का माहौल तो नहीं है ना घर में? जी चालबाज वाला माहौल तो नहीं है घर में? नहीं। अच्छा बताओ भी हसन, चालबाज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो स्टोरी, और ये कि सोप है तो बहुत सारे दिन शूटिंग हुई होगी, अभी भी चल रही है? जी हम लोगों ने आई थिंक मई में स्टार्ट किया था, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 7 मंथ्स। अच्छा और अभी भी चल रहा है? नहीं अब तो ड्रामा पैक हो गया, एंड हो गया। तो असल लेकिन बहुत अच्छा फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है आजकल। पहले तो हमने एक्टर्स देखे जो हमारे अभी काफी बड़े हो गए लेकिन अभी भी हीरो आ रहे हैं, तो उनको इतना फिटनेस वगैरह का नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा डिमांड्स बढ़ गई हैं कि आपको फिजिकली फिट होना है, आपको वी शेप और आपकी जॉ लाइन और ये सारी चीजें, तो इसके लिए क्या करते हो, जिम वगैरह? बस जिम और डाइट वगैरह, प्रॉपर डाइट और रेगुलर जिम। और ये सिर्फ और बताओ ये कि ये नहीं डाइट बताओ भाई, कि हम लोग को वैसे भी फिट रहना चाहिए हेल्थ वाइज, और एक्सरसाइज तो जरूरी है, मस्ट है सबके लिए। तो ये वेट लूज किया था इंडस्ट्री के लिए या ये कि ऐसे ही हो? नहीं मैं शुरू बचपन में थोड़ा बहुत था हेल्दी, लेकिन उसके बाद जब मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट हुआ था तो फिर वही वेट है। थोड़ा सा ये है मस्कुलर किया इंडस्ट्री में आने के बाद, थोड़ा सा मसल पुट ऑन किया, लेकिन वैसे वेट इतना ही है तकरीबन। तो कराची के लड़के हो? लाहौर? जी हैं कराची से? कराची के लड़के। पैदा लाहौर में हुए थे हसन? क्या कह रही हैं? सॉरी मैंने कहा लाहौर में पैदा हुए थे? नहीं कराची। हमारी पता है विकिपीडिया थोड़ी सी ना अजीब सी इंफॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं, लाहौर में पैदा हुए, एमबीए और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी जिक्र आ रहा है आपके नाम के साथ, आप वही हो? नहीं मैं तो कराची में पैदा हुआ हूँ, उसके बाद मैंने बीबीए किया था, फिर मास्टर्स करने में गया था, लेकिन फाइनल ईयर में मैं छोड़ के नेपा चला गया था, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। वहाँ से मैंने एक्टिंग में डिप्लोमा किया,
फिर उसके बाद थिएटर करता रहा, कमर्शियल करता रहा, टेलीविजन में और साथ साथ। social तो वो media डिस्को पे, बेकरी पे क्रिकेट याद आती है? वो भी रमजान में। क्या कह रहे हैं? सॉरी। रिम जिम डिस्को बेकरी पे क्रिकेट याद आती है, नाइट क्रिकेट? जी जी जी, मैं 1-2 बार गया हूँ डिस्को बेकरी पे। सही है। नाइट क्रिकेट। क्या बात। अच्छा हसन, मुझे ये बताओ कि सोशल मीडिया पे आर यू एक्टिव? कुछ ज्यादा नजर नहीं बहुत आते ज्यादा हैं, नहीं, है बस ना? आपकी अपनी फैमिली posting नजर नहीं करता आ हूँ। रही, आप नजर नहीं आ रहे। एंड आई थिंक कि अगर आपके फैंस, अब तो देखो इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, अब मैं आपको सर्च कर रही हूँ तो उसमें आपकी नहीं आ रही प्रोफाइल्स और आपकी डिटेल्स, ये आना बहुत जरूरी है। इसमें दूसरा हसन खान आ रहा है। जी बस मैं कोशिश करता हूँ रहूँ एक्टिव, लेकिन बस इतना ज्यादा मैं डिपेंड नहीं करना चाहता सोशल मीडिया पे कि वो मैं सही है, सोशल मीडिया कैसे काम लेकिन करूँ। इंफॉर्मेशन मेरा तो वैसा हो ना, आप मतलब इंफॉर्मेशन अब थोड़ा अपडेटेड हो, चीजें हो, कुछ तो नजर आना बड़ा जरूरी है। अगर बेशक रेगुलर एवरीडे ना हो, लेकिन यू शुड, इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड यू, मुझे मिल जाओ फौरन सोशल हसन मीडिया और मैं पे एक ही फैंस। तरह के हैं कुछ, मुझे अब लगता तो हर कोई जामी को ढूंढ रहा है, तो जामी कैसे मिलेगा? नहीं, जामी मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। लेकिन हूँ एक्टिव, ऐसा नहीं है कि पोस्टिंग वगैरह नहीं करता, करता रहता हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यूज करूँ या हर वक्त स्टोरी लगा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ न्यूयॉर्क में आया हूँ तो यहाँ की स्टोरी लगाऊं, इस तरह का थोड़ा सा मैं मेरी। हाँ, वो तो मेरी तरह के हो, मुझे अंदाजा हो गया। और कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं हसन? कोई अच्छा मुझे बताओ, ये 7 से 8 में आने में कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं 7 से 8 में आने के लिए बड़ी मुश्किल, प्राइम टाइम बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। जी 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 ज़ुबैर भाई, ये आज तक मुझे भी समझ नहीं आया। इनफैक्ट मेरे बड़े भाइयों की तरह है बदर भाई, तो उनसे अभी मैं जब कराची में था पाकिस्तान में, तो ये डिस्कस कर रहा था कि ये क्या प्रोसीजर है, क्या बहुत मुश्किल होता है ये। अब क्या वो प्रोसीजर एक वो होता है लक फैक्टर कि जैसे मीसम भाई की मुझे कॉल आई 8 PM है, तो मेरा पहला 8 PM है। ये ऑफर तो हुए ऐसे कि इस तरह 3rd लीड 2nd लीड, तो मैं इस तरह करता नहीं हूँ मुझे। लेकिन ये कैरेक्टर, ये जामी का कैरेक्टर थोड़ा अच्छा लगा था मुझे, कि सिंगर है और थोड़ा रोमांस भी अच्छा, है। मुझे प्रोसीजर से पता है क्या याद है? तुम ये ना पूछ लो कि बोर्ड बेसन पे कितनी रातें काली करनी पड़ती है। कराची वाला तो लड़कों का जोक है ये। ज़ुबैर भाई ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं नहीं ना, समझ तो 7 PM से 8 PM जो कन्वर्जन है, ये बहुत मुश्किल है। ये उसके लिए ये है कि या तो लक फैक्टर बहुत होता है कि 7 PM आपका हिट हो जाए, जैसे अब चालबाज है, और बार बार हिट हो हसन, एक भी नहीं, बार बार आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे आए। हमने कितने एक्टर्स को देखा, मैं अब क्या नाम लूं, जो कब से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको शौक है। हम तो बड़े खुश हैं उनको देख के, लोगों ने देखना, फर्क नहीं पड़ता वैसे स्लॉट का, लेकिन उनके लिए उस मेन स्ट्रीम में आने के लिए सालों साल लग गए हैं। और क्योंकि उसमें फिर कास्ट भी चेंज हो जाती है, आपका प्रोफाइल, चीजें जरा थोड़ी उनको लगता है कि बढ़ जाएंगी, और वो मुझे कंप्लेन भी उन्होंने किया। लेकिन इट्स बीन इयर्स, और स्विच करना मुश्किल होता है। स्विच तो क्या, स्विच तो आप कर नहीं सकते, लेकिन ये कि उधर फिर आपको ड्रामास में ऑफर दी जाए, उसमें कुछ कम चेहरे हैं जो बार बार हम देख रहे हैं, हम खुद फंस गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बस मैंने कहा ना आपसे कि ये 7 PM एक मुझे इस तरह का लगता है कि जब आपका 7 PM पे प्रोजेक्ट क्लिक करता है, तो फिर आप 8 PM पे जाते हैं टुवर्ड्स 2nd लीड और 3rd लीड, तो फिर वहाँ से जब आप क्लिक करते हैं 8 PM पे आपका 2nd लीड या 3rd लीड क्लिक करता है, तो फिर आप जाते हैं 8 PM की तरफ। और इसमें वही बात है कि लक, मैं तो बहुत मानता हूँ इसको कि लक फैक्टर बहुत ज्यादा है। और जो नादिया बात कर रही थी, हमें भी, यानी हम जब ड्रामे देखते हैं हमें भी लगता है कि एक ही तरह के एक्टर्स हैं, वो जो प्राइम टाइम की आप बात कर रहे हैं, एक ही तरह के उनके रोल्स हैं, उनको ग्लोरीफाई उन एक्टर्स को किया जा रहा है। मुझे तो लगता है उन एक्टर्स की इन्वेस्टमेंट होती है शायद ड्रामों में। एज अ व्यूअर कह रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है ऐसा है कि उसी एक्टर पे सारा फोकस है, उसकी ड्रेसिंग पे, उस गाड़ी भी होगी तो वो कोई 4x4 होगी, ये शशका वो दे रहा है, यहां से शशका दे रहा है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है बस। ज़ुबैर भाई जितना मैंने देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोड्यूसर्स भी वो स्टार्स को कैश करते हैं कि ऐसे एक्टर को ले लें कि जो हमें हमारा कमा के दे दे इतने पैसे, बीइंग अ बिजनेसमैन। क्योंकि अब मैंने ये देखा है कि प्रोड्यूसर सारे ऑलमोस्ट बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो नहीं, वो इतना रिस्क नहीं लेते कि मैं एक न्यू फेस को ले लूं। ऑल्दो ऑडिशन लेने के बाद, हालांकि ऑडिशन की भी आपको पता है पूरी दुनिया में कितनी अहमियत है। मुझे नहीं याद कि मैंने 8 PM का 2018 में ग्रेजुएट हुआ था, उसके बाद से कोई एक ऑडिशन दिया 8 PM का लीड का।
सही बात है, होते ही नहीं मेरा ख्याल ऑडिशन वो- होते ही नहीं इसका नहीं मतलब। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक भी नहीं दिया। कमर्शियल्स की दिए हैं, बहुत दिए, इंडियन डायरेक्टर को भी दिया है कमर्शियल का, लेकिन 8 PM पे ऑडिशंस नहीं होते। अब प्रोड्यूसर की कोशिश ये होती है, अब वो सही भी हो सकती है, जाहिर है वो अपना पैसा लगा रहे हैं कि ऐसे एक्टर को लें कि यार जिनसे हम वैसे ही कमा लें। नहीं बिल्कुल, उनके साथ मिलियंस की ना आती है फैन फॉलोइंग, तो व्यूज उनको ज्यादा उसके मिल रहे होते तो हैं। खरीद लो ड्रामा यार, जैसा। तुम भी Exactly, फॉलोइंग खरीद लो ना यार, इंस्टा पे इधर उधर बहुत सस्ते में। अच्छा बट हसन, Followers डू मिल यू रहे फील के जो मीडिया है वो बहुत मतलब कुछ उनका जो फोकस है इवन वो दूसरे एक्टर्स की तरफ है, सब एक्टर्स की तरफ नहीं, हालांकि वो लीड कर रहे हैं अपने स्लॉट में, और उनको मीडिया और आपको वैसी प्रमोशन नहीं मिलती जैसे मिलनी चाहिए। हूँ क्या? ऐसे ही वो कह रहे हैं, हाँ यानी ऐसे ही है। नहीं बिल्कुल। बताओ। हाँ आई थिंक डिले नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसे ही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इनमें पैसा सारा प्रोड्यूसर लगा रहा है, और अब आप देखें अब तो डायरेक्टर के हाथ में भी नहीं है। हाँ। अब चैनल की इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है कि प्रोड्यूसर भी कहता है कि हम भी चैनल को पिच करते हैं आगे, जितने एक्टर के एक्ट्रेसेस के नेम्स हैं उसमें से चैनल भी उसमें होता है, फिर प्रोड्यूसर भी होता है, तो दोनों का मिला के होता है। अब जाहिर है चैनल अब अगर कास्टिंग करेगा तो वो तो बिजनेस करेगा ना फिर, के ऐसी कास्टिंग हो जो कि जैसा उसको फायदा आपने ही हो। कहा। हाँ बहुत से तो फायदा मैंने है। ऐसे उनके ड्रामा एक्टर्स उनको बिक देखे जाए। हैं कि उन्हें बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती, शायद मैं उनसे अच्छी कर रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया उनका स्ट्रांग है तो उनको ड्रामे में कास्ट कर लिया जाता और है। वो पता चलता है आप। अच्छा बिल्कुल। हसन, जाते जाते तो एक जुमला बोल दो जो हमने सुना नहीं, हमने सिर्फ पढ़ा, जो खत में क्या लिखा था रुमाल में, जरा बता दो जेबा वाला ना लाइन। रुमाल में लिखा था कि ये नहीं वैसे ही जो बोलना है, उसका झुमका बताना था, नहीं है, बोल के समझो तुम जेबा उसको बता रहे हो, मैं पहुंचा दूंगी तुम्हारी बात, वो क्योंकि वो हमने सिर्फ सुना है, हमने देखा नहीं तुम्हें बोलते हुए, वैसे बोल दो। वो उसमें ये था ना कि ये जो आपका झुमका आपको उस वक्त दूंगा जब इस झुमके से ज्यादा खूबसूरत लड़की मुझे कॉल करेगी या मुझसे बात करेगी। चलो कर दिया तुम्हें, झुमके वाली लड़की ने तो नहीं, लेकिन टॉप्स वाली लड़की ने तुम्हें कॉल कर दिया। अच्छा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सही है सर, यार बहुत मजा आया बात करके, और वक्त जल्दी से निकल गया, हमारे शो में ज़ाहिर कम वक्त होता Thank है, you. तो ये कि बेस्ट ऑफ लक तुम्हें यार। बहुत Thank you. अच्छा काम कर रहे हो कि चला, और बस अलग में और कामयाबियां दें, और तुम्हें जल्दी से तुम जो हो ना प्राइम टाइम वाले स्लॉट में आ जाओ, मेल लीड इंशाल्लाह। दीदी क्या ने ऐसा कह करना दिया। नहीं, मुझे वो जुमला अच्छा लगा कि क्या मेथड क्या था, हाँ इसका क्या है, वो क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है इसका, क्या प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर क्या है। हाँ, वो किसी को नहीं पता, किसी हमें को भी नहीं नहीं पता। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक। जुहेब, अभी किसी गली में किसी जगह आप निकलो ना शहर में, तो आपको जरूर जो है ना स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स मिलते ही हैं। उनकी बिल्कुल ऐसे। तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और सर्दियों में कहते हैं कि डॉग्स जो है ना वो पागल भी हो सकते हैं, ये इम्कान ज्यादा होते हैं सर्दियों में, जो और ऐसे पता ही नहीं होता ना कि कौन सा वाला जो डॉग है आपको रेबीज दे सकता है, नहीं दे सकता। वैक्सीनेशन तो इनकी कौन ही करा रहा है, कुछ भी बिल्कुल ऐसे नहीं, ही। या आपको काटे, तो मतलब बहुत खतरनाक बात है। और इनके नंबर्स का इतना बढ़ना, बिल्कुल ऐसे 850 अफराद को काट लिया है इस बस ये जो भी साल शुरू हुआ है इसमें 5 दिनों के अंदर अंदर, और ये केसेस जो है कोरंगी में सिर्फ 5 days। 300 बिल्कुल केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और दीगर इलाकों में भी केसेस। इंचार्ज डॉग बाइट क्लिनिक डॉक्टर आफ्ताब गौहर के मुताबिक ज्यादातर ये केसेस कोरंगी, हब चौकी और बल्दिया, लाठी और गडाप में। अच्छा मुझे बताएं कि इसका इलाज क्या है, ये जरा ठंडे दिमाग से सोचें। ये जो जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो एनिमल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, ठीक है आप बिल्कुल ना मारें, एनिमल को हार्म ना पहुंचाएं, इंटरनेशनल ये बात जाती है, लेकिन देखिए ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनका इलाज है क्या, करना क्या है, हाँ, ये कैसे लोगों को इस क्या कुत्ते किया के काटने से बचाना है, ये हिकमत अमली नहीं बनाई जाती। जब भी डिबेट होती है तो एनिमल राइट्स वाले आते हैं, कहते हैं कि यार ये तो हार्म पहुंचा रहे एनिमल्स को, ठीक है आप यहाँ तक बात सही है, इसका हल क्या है जरा ये बताएं ना। कोई ऐसी जगह हो या तो अडॉप्ट कर लें, आप कितनी तादाद में नादिया अडॉप्ट किए जाएं, बिल्कुल डॉग्स, ये भी और बात है उनको ना। ये कि ऑब्वियसली उनका ख्याल रखना, मेडिकल केयर, उनका खाना वाना, उसका खर्चा है बिल्कुल, लेकिन हम चाहते हैं कि वाकई कोई प्रॉपर सोल्यूशन, इवन यही जो उनके एनिमल राइट्स के लिए जो काम कर रहे हैं वो कोई सोल्यूशन बताएं। अगर वही वाली बात है कि इनके क्या कहते हैं, इनको न्यूट्रल करा लिया जाए, तो वो भी एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर कौन करेगा, फिर ये सब मिलके इसके ऊपर एफर्ट करें, लेकिन उनको पकड़ना ही,
और पकड़ करके अगर आप उनको जो है न्यूटर कैसे कराएंगे? तो ये कुछ तो नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर 5 दिन में 850 स्ट्रे डॉग्स ने लोगों को काटा है, ये नाकाबिले कबूल है। डू यू थिंक कि आप इतने डॉग्स को करवा सकते हैं न्यूटर अभी सिर्फ 5 दिन में? हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाट इज द सोल्यूशन? इसके आगे हम कोई बात नहीं कर रहे, कोई हम अपनी राय इसमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये आपने इसका हल निकालना, जरूर हल तो निकलना है, क्योंकि ये नाकाबिले कबूल है। नंबर 850 अफराद हैं, ये जीते जागते इंसान हैं जिनको डॉग बाइट और फिर रेबीज, और फिर वो रेबीज के जो मरीजों को आपने देखा कभी कि उनकी हालत क्या होती है अगर उनको वैक्सीन ना मिले? और वैक्सीन अवेलेबल है क्या, मुझे बताएं, कितना ये सीरियस मामला और है? ये सिर्फ हम आपको एक कराची का आपको नंबर्स दे रहे हैं, पंजाब के शहरों में, सिंध में, दूर क्या हो रहा होगा वहाँ, कितने स्ट्रे डॉग्स हैं वहाँ, उनके क्या हॉस्पिटल क्लिनिक्स में है इसके वैक्सीनेशन या कुछ ऐसी कुछ? मैं कहता हूं एनिमल राइट्स जो तंजीमें हैं उनको आगे आना पड़ेगा और उनको इस बारे में कोई सोल्यूशन देना पड़ेगा जरूर, कि अगर आप चाहते हैं कि ये अलार्मिंग नंबर, अच्छा अलार्मिंग नंबर है, बिल्कुल ये ऐसा हो नहीं सकता, ये इस तरह चले। इंतजामिया को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इंतजामिया को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अगर वो आर्बिट्रेरी कोई एक्शन उठाते हैं और फिर इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई ये इमरजेंसी सूरत हाल है, ये नॉर्मल सूरत हाल नहीं है, इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई इकदाम वो उठाते हैं डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को लेकर, और ये पागल कुत्ते जो सड़क पर घूम रहे होते हैं और काटते हैं बच्चों को भी औरतों को भी, तो उसके बारे में कोई एक्शन उठाएंगे तो उसके बाद फिर एक वावेला मच जाएगा कि क्या कर दिया इंतजामिया ने, ये म्युनिसिपल कम्युनिटी क्या कर रही है, ये तो एनिमल्स की राइट्स की को प्रोटेक्ट नहीं किया जा इसके अलावा रहा। तो इससे पहले सेकंड आपको बताऊं, जो और डेथ्स होती हैं जो मैंने अपने देखी भी फैमिली में, कि कोई कुत्ता आता है, बढ़ता है, भौंकता है बुरी तरह, काटने के लिए आता है, बाइक से लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल बच्ची हमारी फैमिली में गिर गई, दिस गर्ल हु जस्ट गॉट मैरिड, बिल्कुल, और वो इसी तरह हुआ कि पागल कुत्ता उसकी तरफ आया, उसने बैलेंस लूज किया, शी फेल एंड डाइड। और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये जानलेवा बीमारी है, ये रेबीज जो है ये जानलेवा है, किसी की भी लाइफ खतरे में है इस वक्त, और तो इन इलाकों में खास तौर मैं पे। कहती हूँ एक तो स्टिक जरूर अपने पास, हर कोई गाड़ी, बाइक, साइकिल पास में अपने इस वक्त तो आप स्टिक रखें, और ताकि अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकें। और ये कि अगर पागल कुत्ता आपकी तरफ बढ़ता है तो उससे बचने का तरीका क्या, ये हम आपको कल बताएंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा बता दें वे आप जो अपने आप को थोड़ा तो बचाएं, वो क्या तरीका है, कहां से उसको जो है डॉग को पकड़ना है कि वो आपको काट ना सके, या किसी बच्चे को, आपको पता है कितनी वीडियोस आती हैं कि बच्चे को वो चिपक जाते हैं, छोड़ता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इंडस अस्पताल में कुत्ते काटे का शिकार 41 साल शख्स की इन्फेक्शन फैलने के बाद उंगली भी काटनी पड़ी है, तो ये मामला था। खैर, शो का इख्तिताम हो गया है, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, अपना फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ोएब को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राइजिंग शान में कल मुलाकात होगी।